हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आज हम लोग मचाने वाले हैं एकदम बवाल। समझ गए? धुआं कबार के जुड़िए एकदम फटाफट, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाइए। चलिए एक बार नाम ले लेते हैं सबका। दीपांजलि, उसके बाद अभिषेक सिंह राजपूत, रणवीर सिंह, यार तेरा सुपरस्टार यानी कार्तिक, फिटनेस ब्रांड प्रिंस, उसके बाद रीता और रिया, ओके, उसके बाद मनीष, फिर अभिषेक सिंह राजपूत, ओके, निशु कुमारी, फिर काजल, फिर बॉय डांसर 4.1 निंजा, सोनू, उसके बाद भावेश, भावेश क्लास रेगुलर रही है, हट हैकर, अंकित कुमार अलबेला। चलिए भाई, इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जितने लोग हो जल्द ही से जल्द फटाफट सेशन को लाइक कर दो और दोस्तों के पास जितना जल्दी हो सके शेयर वेयर करिए। तो सर आज हम लोगों को क्या करना है वो मैं बता दूं मेरे भाई। आज हम लोग VVI लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। किस चैप्टर का सर? चैप्टर 2 का, समाजवाद एवं साम्यवाद का, है ना, चैप्टर 2 का करेंगे। और कल क्या करेंगे सर? तो कल सर ऑब्जेक्टिव करेंगे हम इसका, कल ऑब्जेक्टिव करेंगे हम सर इसका, तो ध्यान रखिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, VVI जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उन सवालों को देखेंगे आज हम लोग। हाँ ये तो बात है, जम्मू में आज नहीं दोस्त, कल ही शहीद हुए थे लोग ना, कुछ है कल जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो भी शहीद हुए हैं कल, तो बड़ी दुखी की बात है। राधे राधे, हाँ राधे राधे राधे, बड़ी दुखी की बात है, लेकिन क्या करिएगा, है ना, खून की कीमत है, बट अगर देश के लिए गंवाए यार तो गर्व फील होता है ना। मैं मानता हूँ जिनके यहाँ खून, जिनके यहाँ की मतलब जिनके फैमिली की कुछ इशू रहा होगा, मतलब मर जाने के बाद, तो भाई सीधी सी बात है, बट कहीं ना तो कहीं गर्व फील कर रहे होंगे कि कम से कम देश के लिए तो जान दिए हैं। चलिए बातें करते हैं आगे। तो आज हम लोगों को करना है सवाल धुआं कबार के। सभी लोग पहले बता दीजिए, विजिबल है ना, बढ़िया से अच्छे तरीके से दिख रहा है ना सभी लोग? खाली इसको समझिएगा, मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, मैं ज्यादा इसको डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीप में जानना अगर है या डीप में आपको अगर समझना है तो आप 5 लेक्चर पढ़ के आइए, तब आप इस वाले लेक्चर को देखिएगा। डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देखिएगा फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आप कहिएगा कि सर बुझाते नहीं थे। तो भाई मेरे पहले आपको पीछे वाला सभी लेक्चर देख करके ही आना है, तो ही कुछ हो पाएगा, समझ गए? तो चलिए सभी लोग को दिख रहा है, हमें पता है, ठीक है। तो सवाल क्या है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ या पूछा जाएगा कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 कारणों से स्पष्ट करे। यानी कि जो रूस की क्रांति हुई थी वो पूरे देश को कैसे प्रभावित किया है, ये हम लोगों को बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, रूस की क्रांति जब हुई थी ना पूरे देश को प्रभावित किया था। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। आपको याद होगा रूस की क्रांति जब हुई थी, है ना, चाहे वो लेनिन के नेतृत्व में हो, चाहे ट्रॉट्स्की, खैर तो सेना का गठन करवाया था, फिर स्टालिन या जो भी है, लेकिन जो रूस की क्रांति हुई थी ना मेरे भाई, पूरे विश्व को झकझोर दिया था। तो वही बताना है 2 कारण। तो चलिए बता देते हैं। पहली बात ये है ना, इस क्रांति के बाद क्या हुआ, जितने भी श्रमिक थे, श्रमिक मतलब सर्वहारा वर्ग जिसमें सब कुछ आ जाते थे, ठीक है, सत्ता, जो उनकी सत्ता था ना रूस में स्थापित हो गई, तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन मिला। देखिए क्या हुआ कि रूस में पहले क्या था, पहले चलता था ना राजा का शासन, लेकिन बाद में जब क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, नवंबर और एक फरवरी में, यानी कि मार्च भी बोल सकते हैं कैलेंडर के अनुसार, फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर में जो क्रांति हुई थी उसने पूरे विश्व में भी झकझोर दिया, और अन्य देश भी इससे प्रभावित हो गए कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे यहाँ भी आंदोलन वहां के लोग कर दे। तो ये पहल का वजह था, है ना। इस क्रांति के बाद जितना भी था ना वहां पर श्रमिक वर्ग का राज चलने लगा, मजदूरों का सत्ता के रूप में क्या हो गया, स्थापना हो गया, ठीक है। फिर दूसरी बात, रूसी क्रांति के बाद जो विश्व है विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभक्त हो गया। आपको याद होगा रूस की क्रांति मैंने पढ़ाया था
तो बताया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो रूस बड़ी ही शक्तिशाली हो चुका था। रूस बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था मेरे भाई, आपको याद हो तो रूस जो था ना बड़ा ही शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। तो वो एक तरफ रूस जो था समाजवादी हो चुका था, साम्यवादी हो चुका था, और दूसरी तरफ अमेरिका, दो ही पूरे पावरफुल देश बचे थे जिनके कारण उनमें युद्ध हो रहा था, है ना। तो वही हुआ क्या कि रूस की क्रांति के बाद विचारधारा के स्पर्श पर दो खेमों में बट गया, एगो साम्यवादी समाजवादी और एगो पूंजीवादी, ठीक है। फिर है ना युद्ध चला, शीत युद्ध चला, आपको बताए थे। तो ये दो ऐसे कारण है, दो ही आपको लिखना था, बात खत्म। यानी दो ऐसे कारण है जो पूरे विश्व को झकझोर दिया। पहला, क्रांति के कारण लोग डर गए कि हमारे यहाँ भी मत हो जाए। दूसरा, पूरी तरह से जब क्रांति हो गई, रूस की क्रांति, तो दो खेमों में पूरा विश्व डिवाइड हो गया, एक समाजवादी को मानने वाला और एक पूंजीवादी को मानने वाला, जिस कारण से लंबे समय तक शीत युद्ध चला, और जिससे धीरे धीरे व्यवस्था सुधर गई और हर जगह राजनीतिक शासन लगभग आ गया। ठीक है, क्लियर? राधे राधे। हाँ भाई, राधे राधे, समझ गए? बोला ना यस राबरी राठौर, क्या हो? तो ये रहा आपका पहला सवाल। तो आप ना ऐसे सवालों को आप बढ़िया से आपको लिख लेना है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कल टेस्ट होगा नहीं, फिर से मैं बोलूं, आप पहले पांचों लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किए रहिएगा तो ही ये लेक्चर समझ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। तो पहले पीछे वाला लेक्चर सारा कंप्लीट कर लो और सभी लोग सेशन को लाइक करो। दूसरा सवाल बिहार बोर्ड में आया हुआ है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, यानी कि जो रूसीकरण की नीति अपनाई गई थी। सबसे पहले रूसीकरण की नीति क्या है हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो रूसीकरण की नीति क्या था ना, देखिए मैं बताता हूं, ध्यान समझिएगा। क्या था ना, रूस में विभिन्न प्रजातियों के निवासी थे, माने अलग अलग जाति के लोग रहते थे रूस के अंदर। ये सीधी सी बात है कि किसी भी देश के अंदर अलग अलग जाति धर्म के लोग, धर्म तो नहीं बोल सकते, कम चांसेस है, बट जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। धर्म के लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें स्लावों की संख्या सबसे अधिक थी। इनके अतिरिक्त वहां पर फिन, पोल, जर्मन, यहूदी सब लोग थे, है ना। कार्ल मार्क्स भी खुद यहूदी थे। अब होता क्या था कि सीधी सी बात है, जो लोग अलग अलग है, जैसे हमारा भारत ही है। अब भारत है तो बिहार में अलग रीति रिवाज है, यूपी का अलग रीति रिवाज है, दिल्ली का अलग है, झारखंड का अलग है, हरियाणा का अलग है ना। फिर क्या बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश का अलग है, फिर जम्मू कश्मीर का अलग है, सबका अलग अलग रीति रिवाज है, भाषा है कि नहीं है। तो वहां पर भी वही था, ये लोग जो थे ना, जो अलग अलग प्रजाति थे वहां पर, उनका भिन्न भिन्न भाषा था रीति रिवाज अलग अलग था, अलग अलग मानते थे, जिसके कारण वहां के सरकार बोलता था ना कि हम रूस को एक करना चाहते हैं। रूस को क्या करना चाहते हैं भाई? एक करना चाहते हैं, ठीक है। तो रूस को एक करने के लिए उन लोगों ने, यानी कि वहां के सरकार ने बोला, रूसीकरण की नीति अपनाई थी। रूसीकरण की नीति का मतलब उनका ये था, यानी कि जो जार था वहां का, वो बोलता था एक जार होना चाहिए, यानी एक राजा होना चाहिए और एक चर्च होना चाहिए। चर्च कितना होना चाहिए? यानी मंदिर एक होना चाहिए, और एक रूस होना चाहिए, है ना। ऐसा उसका कहना था। तो रूसीकरण की नीति का मतलब था कि एक राजा, एक धर्म और एक क्या होना चाहिए? रूस होना चाहिए। यानी पूरी तरह से सब, कोई अलग अलग धर्म नहीं मानेगा, कोई अलग अलग ये सब कुछ नहीं करेगा, जो हम बोलेंगे वही मानना होगा। ये रूसीकरण की नीति था जार के द्वारा। लेकिन होता क्या है, रूस में ना अल्पसंख्यक वर्ग सरकार की इस नीति के क्या हो गए? व्यग्र हो गए, यानी थोड़ा बहुत घबरा गए। जो अल्पसंख्यक थे थोड़ा सा चिंतित हो गए, और जार ने देश के सभी लोग पर रूसी भाषा, है ना, शिक्षा संस्कृति लादने का प्रयास किया। यानी वो अपनी तरफ से जो भाषा बनाया था उसको बोला, शिक्षा जो बोलना चाहता था, यानी जो हम बताएंगे वही पढ़ना है ना। तो ये सब होते रहा। तो जिस वजह से 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोलो। पोलो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके दबा दिया, और दबाने के बाद जनता के आक्रोश बढ़ गया और क्रांति कर दिए लोग। जाहिर सी बात है भाई, अब मान लीजिए किसी देश में कोई व्यक्ति रहता है, किसी देश में कोई व्यक्ति रहता है, तो यार तो अपने मन से कोई भी धर्म मान सकता है, अपने मन से कोई भी धर्म मान सकता है, अपने मन से कोई भी भाषा अपना सकता है, अपने मन से कोई भी जाति अपना सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है ना। तो लेकिन ये यहाँ का जो जार था बड़ी कष्ट करता, बोला कि ना, हम जो कहेंगे वही धर्म, शिक्षा, संस्कृति सब अपनाना है आपको, रीति रिवाज हम जो कहेंगे वो अपनाना था। तो जिस वजह से वहां के लोग भड़क जाते हैं, और रूसीकरण की नीति के कारण वहां पर क्रांति हो जाती है। यानी रूस के क्रांति के एक पीछे का रूसीकरण की नीति भी एक कारण था। समझ गए?
क्लियर? हाँ, एकदम धुआं का मार के। आज का लाइफ बड़ी खतरनाक लेवल पे है, समझ गया? आज का लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला सवाल जो बिहार बोर्ड में आ रखा है, सारा VVI सवाल, हर एक चीज नेक्स्ट लेवल पर आपको मिलेगा। क्या सवाल है मेरे भाई? स्टालिन का परिचय दो। मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ये 6वां लेक्चर, 5 लेक्चर को जाके पढ़ लो, कहानी की तरह माइंड में घुसेड़ दिया हूं, एक एक शब्द दिमाग में हिला दिए हैं, समझ गए? तो आपको याद होगा। तो स्टालिन का परिचय हम लोगों को देना मेरे भाई। स्टालिन कौन था? आपको पढ़ाया था स्टालिन के बारे में, अगर आपको याद हो तो। स्टालिन कौन था? तो लेनिन के बाद वही ना आया था, याद होगा अगर। तो लेनिन के बाद वही संभाल रहा था सत्ता को, है ना? और वो बड़ी लेवल पर काम करता है, बड़े लेवल, बड़े स्तर पर काम करता है। रूस को क्या बनाता है? एक शक्तिशाली राष्ट्र बना के घोषित कर देता है, द्वितीय विश्व युद्ध आते आते नहीं। तो वही उसी के बारे में बताना है। तो हम क्या बोलेंगे? लेनिन के बाद सत्ता जो है ना स्टालिन के हाथों में आई थी, याद करो। लेनिन के बाद सत्ता जो थी स्टालिन के हाथों में आई थी। सोवियत जो संघ ने विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। यानी इसने क्या किया? स्टालिन क्या किए? रूस को बढ़ाने के लिए, रूस को डेवलप करने के लिए औद्योगिकरण का बढ़ावा दे दिया। यानी बोला कि जितना हो सके उद्योग धंधा खोला जाए, कृषि खेती किया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। साथ ही उसने ऐसी नीति अपनाई जिससे सर्वाधिकार शासन की स्थापना हो गई। यानी मेरे भाई कुल मिला के अगर हम ये बोले, कोई बोले कि स्टालिन कौन था या स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दे, तो आप सिंपल कहना, सर स्टालिन जो थे वो लेनिन के बाद का एक सरकार को अपने हाथों में आया था। या ऐसे बोल सकता हूँ, स्टालिन जो थे, लेनिन के बाद जो शक्तियां आई थी, जो एबिलिटी आई थी, वो किसके पास आ गई थी सर? स्टालिन के पास आई थी। और स्टालिन ने सोवियत संघ रूस को विकास करने के लिए 3 पंचवर्षीय योजना के द्वारा औद्योगिकरण की शुरुआत करते हैं और शिक्षा में, कृषि में श्रमिकों को बेहतर स्थिति को बरकरार रखने में क्या कर देते हैं? तो आंसर है सर, प्रयास करते हैं। और साथ ही बहुत सारा काम करते हैं जिस वजह से रूस डेवलप हो जाता है। रूस बहुत ही बड़ा कंट्री बन के आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते। ठीक है, तो स्टालिन के बारे में आपको इतना लिख देना है। यार आप ना खाली एक बार स्टोरी पढ़ लेना, 5 लेक्चर पढ़ लेना, फिर देखो कितना धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला सवाल, सर्वहारा वर्ग क्या है? देखिए नामे से क्लियर है, सर्वहारा माने क्या? जिसमें सब कुछ है। सर्वहारा वर्ग माने क्या? तो जिसमें सब आ जाए। नहीं, जिसमें सब आ जाए उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। वर्ग बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम और गरीब लोग शामिल होते हैं। फिर कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, परंतु पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। यानी कोई पूछे सर्वहारा वर्ग क्या था, तो आपको सिंपल ये लिखना है कि सर सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसमें हर लोग आते थे, माने अमीर थी, गरीब, किसान, मजदूर, है ना, ये लोग आते थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग जो थे ना, उनको कोई किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं था, है ना। श्रमिकों का वर्ग था जो सुविधा विहीन था, जिनको कोई सुविधा नहीं दिया गया था और जिसे कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। बोलो प्राप्त था? नहीं था, है ना। और साथ ही साथ पूंजीपतियों के द्वारा इनका क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। ठीक है, शोषण किया जाता था। तो उस वर्ग को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्त, 1 मिनट, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। किसी को तकलीफ है एक बार हमें जरा कमेंट करके बताइए, एक बार जितना जल्दी हो सके हमें कमेंट करके बताइए। एक जन थोड़ा पगलाए फिरे हैं, उनको रिमूव करना पड़ेगा। सबका सही है?
किसी को तकलीफ है जल्दी बता लोग, सभी लोग सेशन को लाइक करें जल्दी। भैया ये सब कहाँ गायब हो गया सही सब लइकवा? प्रीति कुमारी नहीं है सर। ओके भाई साहब तू लोग कहाँ गायब हो गया रे बबुआ? नेक्स्ट सारा सवाल लिख लीजिएगा लोग, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम आना ही आना इससे है। अगला सवाल, खूनी रविवार क्या है? बोलो हम नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जी सर खूनी रविवार पढ़ाए हैं। तो खूनी रविवार क्या हुआ था आपको पढ़ा चुके हैं। हुआ क्या था, रूस में 9 जनवरी 1905 को क्या लोगों क्या कर रहे थे, लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क की ओर, सड़क पर चलते हुए जो जार निकोलस द्वितीय थे राजा, उनके महल की ओर जा रहे थे लोग, है ना। तो वहाँ के जो सैनिक राजा देखते हैं जब, तो वहाँ के सैनिकों को आदेश देते हैं और बोलते हैं गोली चला दो। तो वो लोग क्या करते हैं, निहत्थे लोगों पर गोली चला देते हैं, जिस कारण से वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। और चूंकि वो दिन रविवार था और खून ही खून हो गया, इसलिए उस दिन का नाम रख दिया गया खूनी रविवार, या उस घटना को नाम रख दिया गया खूनी रविवार, मतलब लाल रविवार। ठीक है, तो इसी को लिख देना है। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो आपको जो स्टोरी पढ़ा है ना, उसी स्टोरी को कायम रखना है, याद रखना है। उससे तो आप मिला जुला के ढेर लिख देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सर सब्जेक्टिव कराइए, तो मैंने ला दिया। समझ गए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अब तक जितना भी हमने सवाल कराया, कि आपको अगर मैं लिखने के लिए देता तो ईमानदारी से बताओ लिख देते कि नहीं लिख देते? दिल पर हाथ रख के बताना। झूठ बोलोगे कौआ से कटवा देंगे, रतिया में कौआ से कटवा देंगे। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताओ लिख लेते कि नहीं लिख लेते लोग? फटाफट। क्लियर है? ठीक है। अरे बोल भाई, कमेंट तू लोग का नहीं आ रहा यार, कहाँ है? भुला गए लोग, कहाँ कमेंट करे के? शक है क्या? अरे शक नहीं है। यस सर। कपड़ा दो रोटी दो का नारा, हाँ भाई। एक बोले नहीं, ओके ठीक है। गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद जुड़ रही है सुहानी, सुहाली, सुहानी जो भी है, और आज ऊपर से बहुत कम लोग ज्वाइन है, क्या बात है। चलिए अगला सवाल पूछता है, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। तो आपको सिंपल बोल देना है रॉबर्ट ओवेन कौन थे। तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। यानी इंग्लैंड में सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने ही समाजवाद का शुरुआत किया थे। ठीक है, किए थे मतलब। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी उसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु उन्होंने क्या कर दिया था, आदर्श समाज की स्थापना किए थे। याद करो, उन्होंने 2 तरह की कंपनियां बनाई थी। एक तरह की कंपनियां में ढेर सारा सुविधा दिए थे, और एक तरह की कंपनियां में सुविधा ही नहीं दिए थे। तो उन्होंने ये पाया कि पहले वाला कंपनी जिसमें सुविधा दिए थे वो बड़े ही अच्छे लेवल पर ग्रो हो गई, बड़ी अच्छा प्रॉफिट आया था उनको। याद करो, बताया था ना। लेकिन भले बाद में चल के वो गड़बड़ा जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छा से प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने समाजवाद को लेकर के। ठीक है, तो शोषण को रोकने हेतु रॉबर्ट ओवेन ने आदर्श समाज की क्या किए थे, स्थापना किए थे। लेकिन उन्होंने ना स्कॉटलैंड में न्यूलू नॉर्क नामक स्थान पर आदर्श कारखाना बनवाया था और मजदूरों के आवास की व्यवस्था किया था। इन्होंने अच्छा भोजन, अच्छा आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की थी या किए थे। समझ गए? तो ये था रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय, जो कि आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। सिंपल, अगर कोई पूछे सर रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे, तो आपको क्या लिखना है? लिखना है रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के या इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक थे, माने मानने वाले थे। ठीक है, इन्होंने किसानों के लिए, है ना, या इन्होंने बोल सकता हूँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिकों के उत्तम व्यवस्था हेतु
स्कॉटलैंड में एक जगह पे अपने कंपनी के अंदर उचित व्यवस्था कर करके, है ना, श्रमिकों को उचित आवास, है ना, फिर अच्छा पैसा, फिर और भी अच्छा पैसा के साथ। अच्छा 8 बजे हो गया ना, इसलिए ओके, बाद में देखती हो, बाद में देखती हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से आपको मेरे भाई बस सिर्फ और सिर्फ 6 गो 2 नंबरी वाला एक सवाल था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इनको 6 को याद कर लेना है। कल याद रखना, कल ऑब्जेक्टिव होगा तो कल भूल नहीं जाना और सही टाइम पर जुड़ जाना। कल भूल नहीं जाना रे, सही टाइम पर जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए तो बातें करते हैं आगे। हम बात करते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करना है हमें। रूसी क्रांति के प्रभाव की क्या करना है मेरे भाई, विवेचना करना है, यानी रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा था। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़ा था। रूस के क्रांति का 1917 में दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़ा था। कैसे, देखिएगा, इस क्रांति के रूप पर निम्नलिखित प्रभाव हुए। पहला क्या होना, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया। यानी देखिए रूस के क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग समझने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड बहुत पूछता है इसको। स्वेच्छाचारी जो जारशाही का अंत हो गया, यानी जो देखो 1917 के क्रांति के पहले जो वहां पर चलता था ना राजा का शासन, उसको समाप्त कर दिया गया था, है ना। रूस की क्रांति के बाद बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, तो यानी पूरी तरह से जनतंत्र की स्थापना हो गया। रूस की क्रांति का प्रभाव ये पड़ा। रूस के क्रांति का प्रभाव मतलब परिणाम क्या आया, तो सर परिणाम ये हुआ कि वहां पर जनतंत्र की स्थापना हो गया। जो राजा का शासन चलता था उसका नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था निरंकुश राजतंत्र को, ठीक है। दूसरा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना हो गया, यानी वहां पर जो सर्वहारा वर्ग था जिसमें गरीब आते थे लोग और साथ ही साथ जो मजदूर आते थे, ये सब आते थे लोग जिनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, जिसको शोषक बना के रखा गया था, उनको मालिक की तरह अब रखा जाने लगा, है ना। पूरी तरह से सब कुछ मिल गया, है ना, सत्ता मिल गया उन लोगों को, नया भूमि मिल गया, कृषि करने का अंदाज मिल गया। तो दूसरा का हम क्या बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना हो गई, माने एक तरह से अधिकार मिल गया इन लोगों को। तो आप ये देख करके लिख लेना, ठीक है। फिर तीसरी, नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना, यानी जो पहले रूल था ना कि ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो करना है, टैक्स इतना देना है, ऐसे कर करके, है ना। वाह वाह, बहुत सुंदर गाते हैं गुरुजी। अरे क्या गाते हैं भाई, अभी तो कुछ गाया ही नहीं हमने, अभी तो कुछ गाया ही नहीं। तो नई प्रशासनिक व्यवस्था की क्या हो गया, स्थापना हो गया। यानी क्रांति के बाद रूस में ना नई नई प्रशासनिक व्यवस्था आ गई। यह व्यवस्था जो था ना समाजवादी विचारधारा के अनुकूल थी। यानी पहले जो व्यवस्था था रूस में वो क्या था, राजा के अनुरूप होता था, यानी राजा जो बोलता था वही होता था। लेकिन अब ये जो व्यवस्था आई, जो नई व्यवस्था आई मेरे भाई, वो क्या हो गया था, तो वो हो गया था समाजवादी विचारधारा के अनुकूल। यानी समाजवादी विचारधारा क्या था, समाजवादी विचारधारा क्या था, जिसमें लोगों के हित में बात किया जाता था, है ना, तो उसके अनुकूल था। जिसके कारण वहां के मजदूर जो लोग थे, कृषक लोग थे, उनके प्रगति में मतलब उनमें क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, उनकी प्रगति होने लगी, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ा। फिर नई समाज का निर्माण हुआ, नया रूप रंग रूप मिला रूस को। तो ये 4 गो प्रभाव पड़ा मेरे भाई। कई गो प्रभाव पड़ा, 4 गो। फिर आगे विश्व पर भी प्रभाव पड़ा था। रूस में तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा था, साथ ही साथ विश्व में भी प्रभाव पड़ा था। विश्व में क्या प्रभाव पड़ा था, पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास किए गए। जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र थे वो कहीं ना तो कहीं ये डरने लगे रूस के क्रांति होने के बाद कि कहीं ना तो कहीं अब हमारे यहाँ भी हमारे लोग अब हमारे खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उन लोगों ने आर्थिक सुधार किया। क्या कर दिया, आर्थिक सुधार किया लोगों के लिए, है ना। मैंने जो मजदूर थे उसमें आर्थिक सुधार कर दिया, या जनतंत्र का स्थापना कुछ लोग कर दिए इसके डर से, ठीक है। फिर साम्यवादी सरकारों का स्थापना हो गया, है ना। अन्य जितने भी जो थे ना रूस के सामने विश्व के अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम इत्यादि में भी साम्यवादी सरकारों की क्या हो गई, स्थापना हो गई। क्यों, क्योंकि वहां के सरकार जान गई थी कि भाई रूस में जैसे जनता ने आंदोलन करके राजा को मार के साम्यवादी व्यवस्था ला दिया, वैसे ही कहीं ना तो कहीं हमारे यहाँ भी हो जाए, तो क्यों ना हम कम कमाए, है ना, लागू कर दें। तो वहां पर भी लागू कर दिया। यानी ये विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। सोचो, क्रांति हो रहा है रूस में और प्रभाव पड़ रहा है अगल बगल। लाइफ में भी यही होता है, अगर आप कुछ करिएगा ना तो अगल बगल भी प्रभाव पड़ता है।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। का तू सब बोलते रहती है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो इधर बात करते हैं। तीसरा बातचीत करते हैं, साम्राज्यवाद के पतन की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई। यानी जो रूस में जब क्रांति हुआ ना मेरे भाई, तो जो साम्राज्यवाद था यानी जो राजा का शासन चल रहा था, उसकी भी जो अंत की प्रक्रिया हुई ना, तीव्रता से आने लगी, क्योंकि अन्य देश डर गए थे। ठीक है, तो वही आप लिख लेना, बोल्शेविक क्रांति के साम्राज्यवाद के पतन के मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। रूस ने सभी राष्ट्रों में विदेशी शासन के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अपना समर्थन दिया। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों से स्वतंत्रता के प्रयास तेज कर दिए। यानी सबको सब मतलब लेनिन ऐलान कर दिए कि हर जगह क्या लागू होना चाहिए, साम्यवाद लागू होना चाहिए, समाजवाद लागू होना चाहिए, ऐसा कर दिए। फिर नया शक्ति संतुलन हो गया। जब युद्ध हो रहा था ना उन दोनों के बीच में, बाद में थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, और ठीक ठाक हो जाने के बाद याद करो रूस और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध, तो बाद में सब ठंडा गया और हर जगह स्थापित हो गया साम्यवाद। तो सोचो रूस की क्रांति का कितना प्रभाव पड़ा था विश्व पर। अन्य देश भी डर गए और डर के थोड़ा डगमगा गए, और डगमगा करके क्या कर दिए, साम्यवाद का स्थापना कर दिए। तो आप इन सवालों को भी आप लिख लेना, आपको पीडीएफ में जाएगा तो ठीक है। फिर अगला सवाल, इसके बाद और एक सवाल है, इसके बाद और एक सवाल है मेरे भाई। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करे। मेरे भाई सब 5 नंबर यह सवाल है, सब के सब 5 नंबर यह सवाल है, समझ रहे हो? और लिख लेना ईमानदारी से, अगर तुमको खुद से आता है तो खुद से लिखना, सवाल देख लेना और खुद से लिखना, है ना। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में, बस उसी को एक बार रीडिंग डाल देता हूं ताकि आप एक बार रिवाइज कर लो, समझ जाओ। तो देखो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था सर? 5 मई को हुआ था, है ना, 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था मेरे भाई, यहूदी परिवार में हुआ था। समाजवादी विचारधारा को ये आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये चाहते थे कि पूरे जगह पे क्या आ जाए, तो सर समाजवाद की भावना उत्पन्न हो। ठीक है, फिर मार्क्स पर जो था ना रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हिगले की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी ये जो रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू थे, हिगले थे, ये भी लोग कहीं ना तो कहीं समाजवाद को मानते थे, जिस कारण से जो ये थे ना कार्ल मार्क्स बड़ी प्रभावित थे इन लोगों से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मैंने पढ़ा रखा है, याद करो, तो वही सब पूरा डिटेल में लिख देना है। मार्क्स ने पूंजीवादी की घोर बदर्सना की और श्रमिकों के हक के बात उठाई। यानी कार्ल मार्क्स जो थे ना सारी बातें मजदूरों के हित में कर रहे थे और बोल रहे थे कि मजदूर ही देश के रियल हीरो हैं, है ना, इनका ये कहीं ना तो कहीं कहना था। फिर मजदूरों के अपने हक को लड़ने के लिए उन्होंने उत्प्रेरित किया, यानी उन्होंने काबिल बनाया मजदूरों को कि आप अपने हक के लिए लड़िए, है ना, आप अपना हक के लिए लड़िए, आप खुद मेहनत करते हैं उस हक के लिए लड़िए। फिर मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा, जिसको क्या कहा गया, समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। ठीक है, तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है ना। और साथ ही साथ बहुत सारा उन्होंने काम किया। तो ये बात मैंने तो यार डिटेल में पढ़ा रखा है, पूरा स्टोरी वाइज मैंने समझा रखा है, आई होप। ठीक है, गेम ओवर कीजिए बस। एक बाद और क्वेश्चन है भाई। अब मार्क्स के सिद्धांत, पहला मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। बोले कि अगर ऊ ठोकता तो तू ठोक, यानी गांधी जी वाला जमाना में एक लपड़ मार लेता, मार लेना ऐसा ना, यानी सब मर लेता मार चिटाक से। यानी उन्होंने द्वंद्ववाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अपनाया था। ठीक है, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की अपनाया था। उन्होंने शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिताने के लिए बोल रहे थे कि ना मनी है सकने का, मार जोर से तब वो मनी है सा, यानी वर्ग संघर्ष की लड़ाई करो। फिर इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या करते हैं, माने पुराना समय का बताते हैं कि देखो पहले क्या था, अब के लोग कैसे ये सब कर दिए, है ना, बताते हैं कहानी ताकि जुनून जगे लोगों में। ठीक है, फिर मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिए, कहे कि अतिरिक्त मूल्य नहीं देना है, और राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना की बात किया इन्होंने। तो कुल मिला के इनका ये सिद्धांत था, 5 को सिद्धांत दिए थे। और मैंने इन 5 सिद्धांतों को जब पढ़ा रहा था तो आपको बता दिया था, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे भाई, बार बार बोल रहा हूं कि आपको लेक्चर 5 कवर करके ही इस लेक्चर को देखना है ना। तो ईमानदारी से बताओ कार्ल मार्क्स के बारे में लिख देते कि नहीं लिख देते? ईमानदारी से बताओ एक बार। एक बाद और एक सवाल बच गया, जल्दी।
फटाफट, हाँ रियल बादशाह, जल्दी बताइए, फटाफट बताओ जल्दी। जल्दी बताइए, लिख देते। जी सर, यस सर, सुपर्ब। अरे कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। सब लोग मेरा फोटो लगा ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार जताने के लिए, इतना, है ना। चलिए, एक स्टूडेंट्स बनाए भी हैं, मेरा स्केच बनाए हैं, उसको मैं डाल दूंगा। ओके ओके राधे, तो उसका स्केच मैं डाल दूंगा थी में, जिस थी क्या बोलते कम्युनिटी पोस्ट में। बहुत अच्छा बनाया है, कलाकारी मैं मानता हूं कि बेहतर किए हैं उन्होंने। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है और इस पर लगा लो VVI, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है कि 1917 की रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। तो आप ना ये सब थोड़ा फलना चिलना पढ़ लेना, मैं खाली हेडलाइन समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मेरे भाई, डिटेल्ड में पढ़ा चुका हूँ क्या क्या कारण था। तो देखो, पहला कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जो पहला कारण था ना, वो जार की निरंकुशता शासन था, इस पर कोई अंकुश नहीं चलता था, जो अपने मन, जो जिसका इसका जो जो मन कर रहा था वो कर रहा था, है ना। तो वही प्रॉब्लम था। और अयोग्य शासन था, यानी ये योग्य नहीं था, क्योंकि ये खुद अपने पत्नी का गुलाम था, और पत्नी इस भ्रष्ट पादरी एक थे राजपुतिन, उसका गुलाम थी, है ना। तो जिस कारण से ये योग्य राजा नहीं था, जिस वजह से वहां के लोग, है ना, प्रजा के साथ सुख दुख का कोई महत्व नहीं रखता था। ये बोलता कि बा हम अपना बानी खुश, बस उतने बा। ये चलते वहां की जनता खिसिया गई, क्रांति कर दी। तो यानी कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन पहला कारण था रूस की क्रांति का, डिटेल में पढ़ लेना। फिर कृषकों की दयनीय स्थिति थी, वहां पर क्या था, कृषकों की दयनीय स्थिति था वहां पे, है ना। ये बात हमने आपको बताया था कि 1861 ईस्वी में फिर बाद में चल करके किसी भी तरह से कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। तो क्यों वहां पर क्या था ना, कृषक दास बोल सकते हैं, कृषकों की दयनीय स्थिति में वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, बेचारा मेहनत ये करते थे लोग, और फ्री का माल दूसरा कोई मार लेता था, जिस वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो इनकी ये दयनीय स्थिति थी, ठीक है। नेक्स्ट, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की भी समस्या था, यानी रूस में था ना, उद्योग धंधा नहीं शुरुआत हुआ था, तो जिसके कारण वहां पर बहुत ही भारी मात्रा में बेरोजगारी थी, और युद्ध में भी कहीं भाग ले रहा था। ये जो पगलवा राजा था जार निकोलस द्वितीय, युद्ध में ही भाग ले रहा था। वहां की जनता बार बार माना कर रही थी कि तू भाग मत ले, लेकिन बड़ियारी भाग ले रहा था। और वहां जिस कारण से पैसा की कमी हो जाएगी, और पैसा की कमी हो जाएगी तो भाई उद्योग धंधा कहाँ से स्थापित होंगे। अब उद्योग धंधा स्थापित नहीं होंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। तो वहां पर वही हो रहा था, बेरोजगारी बहुत ही बढ़ जा रहा था, जिस कारण से क्या हो गए, वहां के लोग खिसिया गए, ठीक है। फिर रूसीकरण की नीति, मैंने बताया था ना, रूसीकरण की नीति में क्या था, रूस के जो लोग राजा था ना, वो बोलता था कि एक ही रूस होना चाहिए, एक ही भाषा होना चाहिए, एक ही संस्कृति होनी चाहिए, एक ही रीति रिवाज होना चाहिए था, जिसके कारण वहां के लोग खिसिया जाते थे। यानी कहीं ना तो कहीं रूसीकरण की नीति भी क्या था, रूस के क्रांति का कारण था। फिर विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी था, विदेशी घटनाओं के प्रभाव भी था, आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय 1904-05 में रूस जापान युद्ध में हार जाता है। तो अब हार जाने के कारण वहां की जनता बौखला जाती है, और वहां की जनता जब बौखला जाती है तो बोलती है कि राजवा हमार पगला गिल बा, है ना मानी, तो दिक्कत था, जिस वजह से वहां घटना हो जाता है। फिर बौद्धिक कारण भी था, है ना। बौद्धिक कारण में अपना पढ़ लेना, कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, देखो बौद्धिक कारण मतलब ना धर्म को उजागर। तो कुछ कुछ बड़े बड़े लोग आए रूस में जो धर्म को उजागर किया, है ना। जैसे कि कार्ल मार्क्स, जो पुराने जमाना के बारे में बताए कि देख भाई पहले ऐसे चलता था, लोगों ने मेहनत किया तो ऐसे हो गया, है ना। फिर एक पुस्तक लिखे थे, क्या बोलते हैं, वार एंड पीस का, लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने बताया कि बिना युद्ध के लिए कुछ मिले वाला नहीं है, जिसके कारण लोगों में प्रेरणा जगी कि सही कह रहे हैं ये लोग। मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सभी लोगों ने सही बातें बताया है, जिस वजह से बौद्धिक धर्म यानी उन लोगों के प्रति प्रेरणा जगती है, और उसमें क्रांति करके समाजवाद का स्थापना करा देते हैं। तो इस प्रकार से रूसी क्रांति के यही कारण था। आपको इतना लिखते समय ध्यान रखना है, बस
5 नंबर मिल जाएगा। देखो एग्जाम टाइम में एक बार जाके स्टोरी पढ़ लेना, काम हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया। अरे ऐसा नहीं है, हम लोग के क्लास का है ना। हाँ प्रियांशु, ऐसा नहीं है राधे, आप लोग भी सुपर बनाती है ना। ऐसा नहीं है प्रियांशु, आप है ना, और भी कुछ कुछ लड़कियां लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर खूबियां छुपा हुआ है। उसका नाम लो कुछ है ना। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग का खत्म हो गया जितना भी वीवीआई था। बस मेरे भाई इतना याद कर लेना। देखिए आपको मैं एक हिंट बताता हूँ, देखो कैसे सवाल को आप अभी 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 रुकिएगा, कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट सुनिएगा, 2 मिनट सुनिए मेरे को। मैंने बोला कि जब कभी भी दीर्घ उत्तरीय सवाल लिखने की बारी आती है ना मेरे भाई, तो पूरा रट नहीं सकते हैं, क्योंकि रट के नहीं लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय समय। बस आपको टॉपिक याद होना चाहिए, जार निरंकुशता का अयोग्य शासन, कृषकों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, ठीक है, फिर रूसीकरण की नीति, विदेशी घटनाओं का प्रभाव और बौद्धिक कारण। ये टॉपिक खाली याद रखो, और उसके बाद स्टोरी जो हम पढ़ाएं उससे सुन लो, फिर लिखा जाएगा। तो ये भाई याद रखना, आपको सिंपल सिंपल याद रखना है टॉपिक, उसके बाद थोड़ा बहुत स्टोरी बीच बीच में रीड कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। सवाल लिख करके आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। तो ये सोशल साइंस लिखने का तरीका है, और हर रोज कम से कम एक क्वेश्चन तो लिखो ही लिखो। सोशल साइंस को प्रिपेयर करने का यही तरीका है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा हम आपसे कि मेरे भाई आप दोस्तों को अपने पास शेयर करिए, और कल ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास होगा, तो कल के क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। कल के क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन होना। कल आपको पता चलेगा कि इन 6 लेक्चरों में आप क्या सीखे हैं, उन 6 लेक्चरों में आप क्या सीखे हैं, कल पता चलेगा। तो मेरे भाई कल का क्लास मिस मत करना गलती से भी, क्योंकि कल आपका प्रैक्टिस डे है, और कल ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर संडे को तो लगेगा नहीं, और मंडे को मेरे भाई स्टार्ट होगा। क्या मंडे को मेरे भाई 11th क्लास का है ना सर? हाँ 11th क्लास का है मेरे भाई। तो मंडे को क्या होगा सर? तो मंडे को चलेगा आपका नया चैप्टर, तीसरा का चैप्टर, हिंद चीन एवं इंडो चाइना, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। सभी दोस्तों को बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सबको गुड नाइट एंड साथ ही साथ बाय बाय एंड लव यू ऑल। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना, या फिर